हाँ, तो हेलो क्लास 7 के बच्चे, ये एक प्राइवेट स्कूल का बुक है एसएसटी का। इसमें तीनों ही एसएसटी के बुक कंबाइन है। ये चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लास 7 का है। बुक का नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड और ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हो? तो उससे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज एनवायरमेंट। तो लिखते हैं द प्लेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स वेयर वी लिव, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट? तो वाटर, soil, land, tree, air, all are the factor of environment। अब देखते हैं, अब जब आपको ये एनवायरमेंट का डेफिनेशन आ जाएगा तब आप लोग ह्यूमन एनवायरमेंट का डेफिनेशन अपने आप ढूंढ लोगे। एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या था? वो जगह जहां पर हम रहते हैं उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स को हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो अब आप ये भी ढूंढ लोगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन जहां पर रहता है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, द प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग लिव, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब जब ह्यूमन कहीं पर बसता है तो उसका क्या कॉजेज होगा, क्या वजह होगा? तो मतलब सीधा कि वो किस आधार पर सेटलमेंट करते हैं। तो देखो, इंसान जो है वो एक तो नोमैड हो जाते, घूमता रहेगा, घुमंतू बन जाएगा, चरवाहा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी तो वो भी कुछ दिनों के लिए कहीं कहीं सेटलमेंट करते हैं। 10 दिन के लिए सेटलमेंट यहाँ है, फिर आगे बढ़ जाएंगे वो अपना लाव लश्कर लेकर। लेकिन तो आप यहाँ पे देखोगे सेटलमेंट, जो इंसान का जो बसना है वो सेटलमेंट कहलाता है। तो इंसान का बसना दो तरह का होगा। एक बसना होगा परमानेंट सेटल और एक होगा परमानेंट सेटल और एक होगा टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट, दो बांस लाए, तिरपाल लाया, लगाया, टेंट बना दिया, वहां 1-2 महीने रहे और फिर वहां से चल दिए। समझ रहे बात को? इसको बोलते हैं हम क्या? टेम्पररी सेटलमेंट। उसके बाद आएगा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हम जहां पर सीधे खानदान दर खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के लिए बस जाते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट। अब व्हाट आर द फैक्टर दोज अफेक्ट परमानेंट सेटलमेंट? अब परमानेंट सेटलमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला, वाटर चाहिए। पानी देख के ही ना कहीं बसोगे। फिर आप देख लोगे यहाँ ज्वालामुखी तो नहीं फटता है, भूकंप तो नहीं आता है, पहाड़ी एरिया है, क्या लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं है। ये सारे फैक्टर होगा, यानी कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ जिम्मेदार हैं। और क्लाइमेट, वेदर, ये सब जिम्मेदार हैं कहीं भी परमानेंट सेटलमेंट का। बढ़िया मौसम, बढ़िया क्लाइमेट में आ गए तो देख लिया कितने हो गए आपको अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के 5 फैक्टर्स हो गए। पहला वाटर होगा, लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, एग्रीकल्चर होगा, क्लाइमेट होगा और वेदर होगा। ये आपको कितने हो गए? 6-7 चीजें हो गई ना, 6-7, हाँ 6, ये याद रखना। ये 6 फैक्टर हैं जिस वजह से आप कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट करते हो। अब कोई पूछा कि ये दुनिया कैसे बनी, कहां से शुरू हुई, तो आप सीधा सिंपल सा बोलना, दुनिया ना किसी न किसी नदी के किनारे से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि पानी होगा तो कहीं पर लोग बसेगा, पानी नहीं होगा तो लोग कहीं पर नहीं बसेगा। तो जरूरी है ना, क्या जरूरी है? पानी होना।
तो पानी कहाँ होता है? नदियों में। तो इस दुनिया की जो शुरुआत हुई होगी वो कहाँ से? नदी के किनारे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहाँ शुरू हुई? सिंधु नदी के किनारे। चीन की सभ्यता कहाँ शुरू हुई? वांगहो नदी के किनारे। इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ शुरू हुई? दजला फरात नदी के किनारे। दुनिया में ना 4-5 सभ्यता से ही पूरी दुनिया बनी है, और ये चारों पांचों सभ्यता नदी के किनारे ही बसे हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, पानी सबसे पहले देखना पड़ेगा। पानी मिल जाएगा कि नहीं, तो गर्मी सर्दी सब सह लेंगे, खाना बन ही जाएगा। पानी है तो एग्रीकल्चर कर ही लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, मीठा पानी। समुंदर के किनारे कोई नहीं बसता, क्योंकि समुंदर में पानी ही पानी है, लेकिन ना तो उससे हम खेती कर सकते और ना पी सकते। जानते हो, समुंदर के पानी से खेती भी नहीं किया जाता है, क्योंकि खेत का फसल भी जहरीला हो जाएगा। अब है एक और चीज देखता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान, और वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का वहां पर सहूलियत सुविधा है कि नहीं? इज देयर कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पीपल कुड गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस? इज इट पॉसिबल? देन पीपल मस्ट सेटल देयर। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाए आने जाने की, तो वहां पर भी लोग बस जाएंगे परमानेंट के लिए, वरना नहीं बसेंगे। आप पहाड़ों में जाओ, देखोगे वहां पर जनसंख्या बहुत ही विरल है, स्पार्स है। इन द माउंटेन हिली एरिया पॉपुलेशन इज वेरी स्पार्स। बहुत ही एक घर यहां तो बहुत दूर बाद एक घर मिलेगा, ऐसे करके एक गांव में 10 ही घर है। क्यों? क्योंकि उधर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है, भूकंप आने का खतरा ज्यादा है। यही वजह है कि वहां लोग कम बसते हैं। लेकिन आप यूपी चले जाओ, छोटे से जगहों में, यूपी जैसे जगह को, पश्चिम बंगाल जैसे जगह को क्या कहते हैं? मानव जमघट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसान का यहां पर तांता लगा रहता है। इसके बाद है आपको तो मोड्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन। कितने हो गए? 5 हो गए। रोडवेज, जब हम रोड से आते जाते हैं, व्हेन वी ट्रांसपोर्ट गुड्स और वी गो टू ऑल्सो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड रोडवेज। एंड ऑन द रोड देयर आर व्हीकल्स लाइक ट्रक, बस, ये सब। रेलवेज, रेलवेज में आते हैं कि रेलवे की अपनी ट्रैक होती है, उस पर रेल दौड़ती है, और बहुत ही सस्ता साधन होता है ये, इसलिए आज भी रेलवेज बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये सस्ता भी है और ये जगह जगह रुकते हुए जाते हैं। आप खिड़की खोलकर बाहर का सीनरी भी देख सकते हो, जो हवाई जहाज में अलाउड नहीं है। वाटरवेज, पानी के रास्ते काम करना, तो पानी के रास्ते भी लोग आते हैं जाते हैं, नाव से और स्टीमर से, शिप से, उसको बोलते हैं वाटरवेज। फिर है पाइप एयरवेज। एयरवेज मीन्स वी गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द एरोप्लेन, but it is very costly. We cannot afford it, and ordinary people cannot afford it. It is very costly, but it is favorite for everyone. ये महंगा है, लेकिन सबको पसंद क्यों है? 2 कॉज है। बहुत जल्दी पहुंचा देगा ये, मतलब घंटों की चीज आप मिनटों में पहुंच जाओगे। दूसरी बात कि कुछ स्थान ऐसा है जहां पर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता। फॉर ऑन द माउंटेन, इन द डेंस फॉरेस्ट, nobody can reach there, and no modes of transport can reach there. Then there will be work of airways.
हेलीकॉप्टर से सीधे उतार देंगे घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में। पहाड़ पर किसी को उतरना है तो सीधे पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से नहीं उतार देंगे हम। तो इस वजह से भी ये लोगों का फेवरेट है। महंगा है, महंगा है। अब मुंबई हम पहुंचेंगे, यहाँ दिल्ली से मुंबई के लिए चले तो हमें 40 घंटे लग जाएंगे ट्रेन से, और अगर एरोप्लेन से जाएं तो 40 मिनट। तो इसलिए भी लोगों को ये पसंद है। पाइपलाइन, पाइपलाइन जो है वो एक ऐसी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि बस एक बार खर्च कर दो और उसके बाद न नमक लगे न फिटकरी, और ये आपको फायदा ही फायदा देता रहेगा। यस, यहां से मान लो दिल्ली से सिंदरी तक आपने पाइपलाइन बिछा दी, दिल्ली से विशाखापत्तनम तक आपने पाइपलाइन बिछा दी। उसमें पाइप विशाखापत्तनम में तेल डाला, निकला किधर? दिल्ली में। अभी विशाखापत्तनम से ट्रक लाता था ना ऑयल दिल्ली तक, तो 50,000 रुपया किराया लेता था ना ट्रक। लेकिन अब क्या होगा? अब सीधे जो है पाइप में डाल दो, बिना 1 रुपये खर्च किए हुए यहां आ गया। बस एक बार का खर्चा है कि पाइपलाइन बिछा दो। सरकार तो हमारी सोच रही है कि हम इराक तक बिछा दें, रसिया तक बिछा दें, जहां जहां से तेल खरीदते हैं ना, वहां से सीधे हमें ईरान से, वहां से सीधे हमें पाइप के जरिए मिल जाए, तो हमको ढोने का खर्चा बच जाएगा। फिर तेल बहुत सस्ता होगा, क्योंकि ये ढुलाई पर जो है ना बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। समझ गए सब? वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज सब समझ गए। अब है कम्युनिकेट। अब एयरवेज में भी कह दोगे ना कितने प्रकार के एयरवेज हैं, तो एक हेलीकॉप्टर है और एक फ्लाइट है यानी कि एरोप्लेन। पाइपलाइन में कुछ पाइपलाइन आपको याद रखना पड़ेगा, दिल्ली टू सिंदरी, फिर सिंदरी टू उड़ीसा, उड़ीसा टू विशाखापट्टनम, ये सब पाइपलाइन भी हमारे देश में है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। लोग जो कहीं भी सेटलमेंट कर लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर हो गया, ये सब मेन चीजें है ना। और अब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब लोग बातचीत कैसे करेंगे। तो आप देखते हो बातचीत के लिए आज के दौर में तो काफी सुविधा है। आप खुलेआम जो है एक दूसरे को देखो और बात करो। आप उधर के कंपनी का वस्तु को देखो, इधर के कंपनी का वस्तु को देखो, और फिर आराम से आप सामान खरीदो। ये है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अगर बातचीत करने का बढ़िया साधन कहीं पर रहेगा तो निश्चित रूप से वहां लोग परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन हैं, एग्जाम्पल मांगेगा तो आप लिखना, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब लिख सकते हो। ये सब कम्युनिकेशन करने का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये सब एक इन्वेंशन हुआ है और इससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। ये इन्वेंशन है, वरना पहले हम कबूतर के द्वारा कम्युनिकेशन करते थे। कबूतर चिट्ठी ले जाते थे और लाते थे। फिर घोड़े का चलन आया कि घोड़े से दौड़कर चिट्ठी जगह जगह पर पहुंचाए जाते थे। फिर चलन आया पोस्ट ऑफिस का, जहां चिट्ठी डाकिया बाबू लाते थे, डाकिया डाक लाया। और अब जो है आपके पास सिस्टम आया है व्हाट्सएप, इंटरनेट। 1 मिनट के अंदर, पहले तो चिट्ठी भेजते थे, अब तो आप 1 मिनट के अंदर क्या करो, सीधा आपने सीधा आमने सामने होकर ही बात ही कर लो, सामान ही लाइव होकर देख लो, लाइव कैमरा पे आ जाओ। ये सारी व्यवस्था आपके लिए। तो सब कुछ याद रखना। क्वेश्चन आंसर अब इसका कर लेना है। बीच से जितना क्वेश्चन निकालोगे उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। ध्यान रखना, हम लोग आपको समरी पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में जाकर आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। तब जाकर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे दोबारा क्वेश्चन करोगे, इसलिए बीच में जाना जरूरी है। बीच से 10 क्वेश्चन निकालो, और जो एक्सरसाइज में है वो तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो ऑनलाइन के बच्चों को ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और आप लोग खुश रहें, आनंद रहें।